जय हिंद दोस्तों, मैं एम डी मुना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। आज का खास टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन के अंतर्गत जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम या इवेंट्स हुए हैं, जैसे साइमन कमीशन का भारत आना, नेहरू रिपोर्ट, कराची सम्मेलन, लाहौर सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड और तीनों गोलमेज सम्मेलन, इन सारे टॉपिक्स पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 या 3 प्रश्न इस टॉपिक से, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स बताए हैं वो एग्ज़ाम में रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में दो या 3-4 इससे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं और इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह और जितने भी कृषक आंदोलन हुए थे बिहार के संदर्भ में। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन रीजंस क्या था। कुछ खास रीजंस, कुछ खास कारण है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को उद्वेलित किया। गांधी ने फिर से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उसके क्या रीजंस थे? पहला रीजंस यहाँ साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुई थी और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंची। और इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो अंग्रेज थे। एक भी भारतीय मेंबर्स को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स को भारत भेजा गया था भारतीय संवैधानिक विकास की समीक्षा करने के लिए, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया और यह श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इसने किसी भी प्रकार की भारतीय स्वराज्य की चर्चा नहीं की। इस कारण इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और इससे भारतीय जनता बड़े नेताओं, कांग्रेस पार्टी में जनाक्रोश की भावनाएं थी। उसके बाद दूसरा रीजंस नेहरू रिपोर्ट। लॉर्ड बर्केनहेड ने एक चैलेंज दिया भारतीय नेताओं को कि अपने संवैधानिक विकास के लिए आप खुद का संविधान तैयार कीजिए। और इसी कड़ी में 9 सदस्यीय कमेटी बनी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और उस कमेटी ने अपनी सिफारिश की और उस सिफारिश को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उस सिफारिश में यह था कि हमें संवैधानिक विकास की कड़ी में डोमिनियन स्टेट्स चाहिए, यानी औपनिवेशिक स्वराज की मांग इस रिपोर्ट में की गई थी। क्योंकि यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी और सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत करने को कहा गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था, जिसमें मुसलमानों को यानी अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया था। फिर 1919 में सिख, ईसाई जैसे समुदायों को अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था के इसी कड़ी को खत्म करने के लिए कई बार मांग भी रखे गए। तो नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की अंत करने को एक प्रस्ताव रखा गया था। डोमिनियन स्टेट्स आधारित संविधान का गठन, उत्तरदायी सरकार की प्रांतों में स्थापना। यानी डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है औपनिवेशिक स्वराज। ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत हमें भी शासन करने का अधिकार मिले, लेकिन इस रिपोर्ट को न तो सरकार स्पष्ट कर पाई और न ही लीग इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए समर्थन दे पाया। इस कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी।
फिर एक चैलेंज रखा गया कि अगर नेहरू रिपोर्ट को 1 साल के भीतर अगर लागू नहीं की जाती है तो हम लोग सविनय आंदोलन की शुरुआत करेंगे और फिर हम औपनिवेशिक स्वराज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और इसी कड़ी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को हुई थी लाहौर में। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग किया। पहले औपनिवेशिक स्वराज की मांग हो रही थी और मांग की जो क्रम है वो बढ़ता चला गया। अब भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की पृष्ठभूमि मजबूत होने लगी और फिर भी बहरी गुंगी सरकार ने भारतीय कांग्रेस पार्टी और भारत की आवाम की एक बात नहीं सुनी। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसे हम गांधी की 11 सूत्री मांग कहते हैं। 11 सूत्री मांग क्या है? गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश वायसराय, उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन था, उसके समक्ष इन्होंने 11 डिमांड किया। वह डिमांड अगर सरकार दे देती तो संभवतः यह आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं हो पाता। तो पहली मांग थी और उसकी एक डेडलाइन भी तैयार कर दी गई थी 31 जनवरी 1930 तक। इस मांग को अगर सरकार पूरी कर लेती है तो गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन नहीं होगा। वो मांग थी कि भूमि कर में 50% की कमी की जाए। 11 सूत्री मांगों में सबसे इम्पोर्टेंट गांधी का मांग था कि भूमि कर में 50% की कमी कर दी जाए, नमक कानून खत्म कर दिए जाए, नमक सरकार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि नमक बनाने का एकाधिकार सरकार को था और नमक पर विभिन्न प्रकार के सरकार टैक्स ले रही थी और आप भारतीयों को नमक बनाने का कोई राइट्स नहीं था। समुद्र भी अपना, पानी भी अपनी, लेकिन आप नमक नहीं बना सकते थे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में। अब ब्रिटेन से बना हुआ नमक का आप यूज कर सकते थे जो काफ़ी महंगी होती थी। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को खत्म करने के लिए इस मैनिफेस्टो में बात रखी थी। और डिफेंस सेक्टर में आप 50% कमी करना है, रक्षा सौदे में आप 50% की कमी करेंगे, विदेशी वस्त्रों का आयात पर प्रतिबंध। इस तरह की मुख्य मांगे थी महात्मा गांधी का 11 सूत्री मांगों में, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया। और इसी कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक्चुअली होता क्या है? सविनय अवज्ञा का मतलब होता है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का अवहेलना करना, अनदेखी करना। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा किया, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर अहिंसात्मक तौर पे किया। उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं फैलाई। तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती से वह डांडी की ओर कूच किए। क्योंकि डांडी समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, आज वह नवसारी जिला में पड़ता है। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद महात्मा गांधी ने वहां जाकर, यानी 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च दोनों सेम है, कह सकते हैं। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 5 अप्रैल 1930 को, डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने डांडी पहुंचकर, यानी नवसारी जिला में पड़ता है, उन्होंने अपने हाथ से नमक कानून बनाया और सविनय अवज्ञा किया, यानी सिविल नाफरमानी की। और फिर 6 अप्रैल 1930 को व्यापक जन आंदोलन भारतीय स्तर पर होने लगा। और इस आंदोलन में भूमि कर, चौकीदारी कर, नमक कानून और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की ठेका और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन, जो बड़े स्तर पर बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर यह आंदोलन काफ़ी सक्रिय होने लगा। सरकार इस आंदोलन से घबरा गई। फिर महात्मा गांधी समेत लगभग 60,000 सत्याग्रही को गिरफ्तार कर ली। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई 5 मई 1930 को और उन्हें यरवदा जेल, जो पुणे में पड़ता है,
पुणे के यरवदा जेल में 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, वे सत्याग्रह चला रहे थे। तब पलवल एक रेलवे स्टेशन है जो हरियाणा में पड़ता है, उस समय पंजाब का एक हिस्सा था, वहीं पे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उस समय महात्मा गांधी जेल नहीं गए थे। पहली बार भारत में अगर महात्मा गांधी जेल गए तो पहली बार गांधी जेल गए थे 18 मार्च 1922 को। उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी और असहयोग आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो महात्मा गांधी जब सविनय आंदोलन की शुरुआत किए तो उन्हें पहली बार इस आंदोलन के क्रम में, ऐसे तो महात्मा गांधी कुल 13 बार जेल जा चुके हैं, तो 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इस आंदोलन की कड़ी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए। रैमजे मैकडोनाल्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लंदन में विभिन्न पार्टियों का, यानी भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक समीक्षा करने के लिए, चूंकि साइमन कमीशन का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में संवैधानिक विकास को विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। क्योंकि उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी यरवदा जेल में बंद थे, जितने भी बड़े नेता थे बंद थे, और इस कारण यह गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ वह स्थगित हो गया। और इसमें खासकर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, भीमराव अंबेडकर इस सम्मेलन में पहुंचे थे। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू, जयकर और भीमराव अंबेडकर ही गए थे। अन्य नेता गए थे लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया था, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे वो जेल में बंद थे। और यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि व्यापक जन आंदोलन और ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ने वाली थी, उसके ध्यान को भटकाने के लिए भारतीयों से पहली बार, ब्रिटिश सरकार की ओर से पहली बार खुद को सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उसी की कड़ी में हम देखेंगे जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है ताकि वे जन आंदोलन को खत्म करें और एक समझौता करें। तो महात्मा गांधी और इरविन, उस समय तत्कालीन वायसराय था भारत का, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच। यह दिल्ली में समझौता हुई, इसलिए इसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। डेट को याद रखिएगा, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुई थी और इसकी मध्यस्थता मेडिएटरी किया था गांधी वर्सेस इरविन के बीच समझौता होने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था सप्रू और जयकर। तो गांधी इरविन समझौता में क्या थी खास बात, जिसको लेकर के रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी बड़े नेता थे गांधी का विरोध करने लगे। तो सबसे पहले जानिए कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करना था। इस समझौता में इरविन ने कहा कि हिंसात्मक रूप से जो आंदोलन किए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। उन्हीं को रिहा किया जाएगा जो राजनीतिक बंदी हैं, जो एक संवैधानिक दायरे में रह करके अहिंसात्मक रूप से सरकार के पास अपनी मांग को रखे हैं, आंदोलन किए हैं, उन्हीं को रिहा किया जाएगा। ताकि एक चीज आगे बताएंगे कि भगत सिंह को नहीं किया गया रिहा। दूसरी बात है कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाना था। अब भारतीय इस समझौते के तहत नमक बना सकते थे,
विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर धरना दे सकते थे और आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को वापस करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना था। गांधी को एक लालच दिया गया कि आप जो व्यापक जन आंदोलन पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कर रहे हैं उसको आप खत्म कर दीजिए। आपके जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उसे हम रिहा कर देंगे। अब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शराब की दुकानों पर, विदेशी वस्त्रों पर की दुकानों पर नहीं, आप नमक बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जब होनी है लंदन में तो आपको जाना होगा और भाग लेनी होगी। अब विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन आप विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। तो गांधी की बहुत बड़ी भूल या चूक कहिए या चाल कहिए, जो भी हो, कि गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह भी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उनके लड़ने का रास्ता भले हिंसात्मक था, लेकिन दोनों का मंजिल और मकसद एक ही था, देश को गुलामी के बेड़ियों से आज़ाद कराना। अगर गांधी चाहते तो इरविन पे दबाव बनाते। हालांकि अपनी बुक्स में माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और हिंद स्वराज में इसकी चर्चा किया है कि मैंने अपने स्तर से पूरी कोशिश की थी, लेकिन भगत सिंह एक हिंसात्मक रूप से जन आंदोलन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किए थे, जिसमें उनके ऊपर जो केस लाद दी गई थी, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई, यह हिंसक क्रांतिकारी नेता थे। गांधी ने तर्क दिया और हमारे जो आंदोलन का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है और हिंसा कतई हमारे सिस्टम, हमारे थ्योरी में, हमारे सिद्धांत में नहीं है। लेकिन हमें जहाँ तक संभव हो सका मैंने विचार रखा। अगर गांधी व्यापक स्तर पर इरविन पर दबाव डालते तो शायद भगत सिंह की फांसी टल जाती, लेकिन गांधी की क्या सोच थी इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो एक्चुअली सैंडर्स की हत्या के पीछे का एक छोटा सा स्टोरी बता देते हैं। साइमन कमीशन जब भारत आया तो बाल गंगाधर तिलक समेत कई बड़े नेता इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी क्रम में तिलक को लाठियों से पुलिस द्वारा प्रहार किया गया और उस समय पुलिस अधीक्षक था मिस्टर स्कॉट। तो टारगेट जो रखा गया था मारने के लिए, मिस्टर स्कॉट को ही मारने के लिए रखा गया था। उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, लेकिन जूनियर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई और फिर वहाँ से वो भाग निकलते हैं। तो नेशनल असेंबली पर दोबारा गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बम फेंकते हैं और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं और उनके पास से वही पिस्तौल निकलती है जिस पिस्तौल से उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा होती है। तो यहाँ गांधी इरविन समझौता के बाद हम लोग देखेंगे कराची सम्मेलन होता है कांग्रेस का 1931 में। उस समय कराची सम्मेलन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया मूल अधिकारों से संबंधित, जिसे नेहरू ने उस प्रस्ताव को रखा था। याद रखिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखे गए थे? तो कराची सम्मेलन में नहीं। और इस फंडामेंटल राइट्स के ड्राफ्ट को तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी सम्मेलन में गांधी को भाग लेने के लिए स्वीकृति और अनुमति कांग्रेस की तरफ से मिल गई और गांधी इरविन समझौता की मुहर भी लग गई, जो कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। उस समय तक मुहर नहीं लगती जब तक क्रांतिकारी महान नेता और देश के लिए अपनी जान को निछावर कर देने वाले भगत सिंह के लिए गांधी और बड़े स्तर के जितने भी नेता थे वो सक्रिय होकर के इरविन पर दबाव डालते। तो कराची सम्मेलन में यह मुख्य बातें थी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसी कड़ी में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हो जाती है और हम लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में की विस्तृत चर्चा करेंगे। देखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को यह सम्मेलन हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। इसके पीछे
सांप्रदायिक विवाद था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना था कि जो हमारी पार्टी है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मुस्लिम लीग इसको मानने को तैयार नहीं थी। मुस्लिम लीग को मानना था कि भारत में जो भी माइनॉरिटी है यानी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसकी हिमायती हमारी लीग करती है। तो इसको लेकर के गांधी और जिन्ना के बीच कंट्रडिक्शन था। और अंबेडकर का भी मानना था कि दलित और अछूत जो जातियां हैं उसका प्रतिनिधित्व स्वयं मैं करता हूं, और वह हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस इतने बड़े स्तर के जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन तीनों के बीच जो विवाद था उसको लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। और फिर गांधी लंदन से लौटने के बाद 1932 में सविनय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार जो उस समय प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचायत लाया। सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत, जिसे हम कैमिनल अवार्ड भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को हुई थी। और यह समझौता अंबेडकर और मैकडोनाल्ड के बीच हुई थी। इसमें अछूतों के लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि जिस समुदाय को पृथक निर्वाचन सिस्टम में रखा जाता था उस क्षेत्र के अंतर्गत उसी समुदाय के नेता होंगे, उसी समुदाय के वोटर्स होंगे, और यह एक तरह से अखंड भारत को बांटने का, अखंड मतलब संप्रदायवाद को मतलब बढ़ावा देने का एक सिस्टम था, अंग्रेजी सिस्टम, जिसे गांधी नाखुश थे। गांधी उस समय में यरबदा जेल में बंद थे और उन्होंने वहाँ पे यमरन अनशन शुरू कर दिया, और अंत में मजबूर होकर के अंबेडकर को गांधी के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। अब पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुई थी। अब पूना समझौता की मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू ने किया था। तो पूना समझौता में सांप्रदायिक पंचायत को से जुड़ी हुई जो समझौते हुए थे उसे खत्म कर दिया गया, और पृथक निर्वाचन सिस्टम अछूतों के लिए जो लाया गया था उसे खत्म करके गांधी ने दलितों के लिए विशेष स्थान आरक्षित कर दिया। फिर हम देखेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यह भी लंदन में हुआ। 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। और यह जो सम्मेलन हुई इसमें कांग्रेस पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया था, खुद कांग्रेस पार्टी नहीं गई, और लीग भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए। और उस समय वायसराय बदल चुका था, लॉर्ड वेलिंगटन था, और ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया इस सम्मेलन में कि प्रथम दोष और यह तीसरा, तीनों सम्मेलन में जो विभिन्न नेताओं से, विभिन्न संप्रदाय के प्रतिनिधित्व से जो बातें हुई उसका एक निष्कर्ष निकाल करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करके प्रकाशित किया। और आगामी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आई इससे काफ़ी हद तक प्रभावित थी। तो इस सम्मेलन में खास करके जितने भी इवेंट्स हुए उस पर विचार विमर्श करके नए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। और उसके बाद 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक जन आंदोलन था। इसका जो सेकेंड पार्ट्स हमें बिहार के संदर्भ में पढ़ना है वो अगले वीडियो में पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से आप देखें। 2 या 3 क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस में पूछने की पूर्णतः संभावना बनती है। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।